Hello students, welcome to my YouTube channel Mittal English Classes. If you are new on my channel, please subscribe my channel and press bell icon to get new videos. Thank you very much. हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद मित्तल आज आपको समझा रहा हूँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आज की वीडियो में। केवल देखिए, हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी हैं? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, और टू, नीड, डेयर, यूज टू। मैंने ये क्रिया लिखी कि लाल बॉक्स में जो आपको दिख रहे हैं, ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग अकेले नहीं किया जा सकता, अर्थात ये बिना किसी क्रिया के साथ लिए इनका प्रयोग असंभव है। ये दो क्रिया मैंने लिखी, ये दो क्रियाएं नीड और डेयर, ये हमारी मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में भी और ये हमारी ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में भी प्रयोग की जा सकती है। एक वर्ब देख रहे हैं आप, यूज टू, इसका प्रयोग मैं आपको बताऊंगा इसके संदर्भ में। वुड के संदर्भ में, वुड के स्थान पर हम यूज टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। किस प्रकार कर सकते हैं ये हम अगली वीडियो में समझेंगे। केवल मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयोग कर रहा हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका, हम किस प्रकार से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को प्रयोग करते हैं, इसके साथ क्या लगाते हैं, क्या न लगा, किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। देखिए, मॉडल प्लेज डिफरेंट रोल्स। मॉडल जो होता है वो अलग अलग रोल अदा करते हैं। जैसे आपने मूवी देखी होगी, मूवी में एक व्यक्ति हीरो का रोल अदा कर सकता है, इंस्पेक्टर हो सकता है, आदि आदि। कभी कोई रोल अदा करना पड़ता है उसको, कभी कोई रोल। इसी प्रकार से हमें आज आपको अपने ऊपर टीचर्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि टीचर, मान लीजिए हमने कहा कि टीचर इज ए मॉडल पर्सन, ये कैसे रोल अदा करता है समाज के अंदर, ये देखना है। मॉडल वर्ब कैसे हमारे यूज होती हैं, जिनको हम देखना है। देखिए, मॉडल पर्सन के रूप में मैंने आज टीचर को लिया क्योंकि एग्जाम्पल अपने ऊपर दे रहा हूँ। टीचर जब कक्षा में होता है वो विद्यार्थियों के लिए टीचर होता है। जब टीचर एग्जाम में कार्य करता है, कॉपी चेक करता है या एग्जाम में ड्यूटी देता है तो एग्जामिनर होता है, या वो हमारा क्या होता है, शिक्षक होता है, या हम जो भी होता है। इस प्रकार से हमारा एग्जाम के संदर्भ में एग्जामिनर होता है, जब एग्जाम की कॉपी चेक करता है। जब इलेक्शन की ड्यूटी आती है तो टीचर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। वो पोलिंग ऑफिसर के रूप में हो सकता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में उसकी ड्यूटी लग सकती है, तो यहाँ पर भी वो अच्छा रोल अदा करता है। देखिए, समाज में टीचर को बीएलओ की ड्यूटी भी करनी पड़ती है। बीएलओ की ड्यूटी भी करता है टीचर बहुत अच्छे प्रकार से। बीएलओ भी होता है सेक्टर मजिस्ट्रेट, जैसे अभी कोरोना चल रहा था, कोविड-19 चल रहा था, टीचर्स की ड्यूटी कोविड-19 में लगी सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में। तो टीचर जो है मल्टीपर्पज हो गया, टीचर को डिफरेंट रोल अदा करने पड़ रहे हैं। इसी प्रकार से ये हमारा सेंसस ऑफिसर भी हो सकता है। जब जनगणना का कार्य आता है, जनगणना शुरू होती है, तब टीचर्स की ड्यूटी सेंसस ऑफिसर के रूप में होती है। सोशल वर्कर के रूप में हो सकती है। जब कोरोना चला भी आपने देखा होगा, टीचर्स ने समाज में खाना बंटवाया, नाश्ता बंटवाया, आदि आदि। ट्रेनर के रूप में हो सकती है। ये सब परिवार के अंदर किसी का बेटा हो सकता है, किसी की बेटी हो सकती है, किसी का पति हो सकता है, किसी की पत्नी हो सकती है। ये जिस प्रकार से टीचर एक मॉडल पर्सन के रूप में समाज के अंदर कार्य कर रहा है, इसी प्रकार से मॉडल वर्ब भी डिफरेंट रूप से कार्य करती हैं। ये अलग अलग भावनाओं को एक्सप्रेस करती हैं, अलग अलग अभिव्यक्ति के रूप में इनको रखा जाता है। ये मॉडल वर्ब्स, ये सारे के सारे मॉडल वर्ब कभी कभी क्या होता है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ये एबिलिटी बताती हैं, कैपेसिटी बताती हैं, कैपेबिलिटी बताती हैं, पावर बताती हैं, कैपेसिटी बताती हैं। कभी कभी पॉसिबिलिटी को जाहिर करती हैं, इम्पॉसिबिलिटी को जाहिर करती हैं, परमिशन देती हैं, परमिशन लेने का काम करना, परमिशन देने का कार्य करना, प्रोहिबिशन, इसका मतलब मना करना किसी को, ऑब्लिगेशन, सजेशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, काम न करना, विश करना, नेसेसिटी, इंस्ट्रक्शंस। बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो केवल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शो करते हैं, ये दर्शाते हैं। अलग अलग वर्ब अलग अलग कार्य करती है, कभी कभी एक ही वर्ब कई कार्य करती हैं, इसीलिए हमने इसको मॉडल वर्ब के रूप में इनका नाम दिया। अब समझ में आ गया होगा आपको, जब एक ही वर्ब
कई कार्य करती है, कई ड्यूटी निभाती है, मैनी एक्शंस परफॉर्म करती हैं, तब हम उनको मॉडल वर्ब्स कहते हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किस लिए हैं? क्योंकि इनके साथ में मुख्य क्रिया अवश्य आएगी, इसलिए ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग की जाती हैं। अब मैं समझा रहा हूं आपका, इनका एग्जाम्पल देखिए। हम समझते हैं इनकी स्ट्रक्चर के बारे में, किस प्रकार से इनकी वाक्य रचना करते हैं, ये बात समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम वाक्य का कर्ता रखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद मॉडल वर्ब, इनमें से कोई भी आ सकती है। मॉडल वर्ब जो हमने लिखी हैं, ये कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मे, मस्ट, और ये नीड, डेयर, यूज टू, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर ये मॉडल वर्ब आएंगे। और जो मेन हम बात आपको समझाना चाह रहे हैं वो क्या है कि इनके बाद एक्टिव वॉइस के वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, V1 का प्रयोग, अर्थात ये वर्ब की मूल रूप में यहाँ पर वर्ब प्रयोग की जाती है। बिना इस वर्ब के इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। ये बात समझना है कि अगर यहाँ V1 नहीं होगी तो ये मॉडल वर्ब अकेले कोई अर्थ नहीं दे सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करना है आपको कि मॉडल वर्ब के साथ V1 का प्रयोग एक्टिव जो वाक्य होते हैं हमारे, उनमें प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, ही कैन राइट अ लेटर, ये वाक्य है हमारा, ही कैन राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिख सकता है। यहाँ पर कैन, ये हमारी क्या बताता है? कैन, सकना, यहाँ पर सकने के सेंस में इसका अर्थ है, और सकने में भी हमारी एबिलिटी बता रहा है या हमारी कैपेबिलिटी बता रहा है, इस प्रकार से कि वह एक पत्र लिख सकता है। तो यहाँ पर कैन का प्रयोग मॉडल के रूप में और ये राइट V1 का प्रयोग ये मुख्य क्रिया के रूप में यहाँ पर किया गया है। ये बात समझनी है कि मॉडल के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होगा एक्टिव वॉइस के वाक्यों में। जब यही वाक्य यदि हम पैसिव बनाते हैं या कोई पैसिव वॉइस का वाक्य होता है, तब इसमें थोड़ा V1 के स्थान पर कुछ परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर V3 का प्रयोग होता है और साथ में मॉडल के B का प्रयोग होता है। देखिए, इसी का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं कि हम कहेंगे ए लेटर कैन है, यहाँ पर कैन जू का तुम आएगा क्योंकि मॉडल है, मॉडल रखा जाएगा, और इसके साथ हम बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हमारा हुआ अ लेटर कैन बी रिटन बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा सकता है। यहाँ पर कैन मॉडल के रूप में है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे हुई? मॉडल प्लस बी प्लस V3, ये हमारी स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस के वाक्यों की हो गई। जब ये वाक्य पैसिव वॉइस में यूज किया जाएगा तब मॉडल, कोई भी मॉडल होगा, विल होगा, शैल होगा, कैन होगा, कुड होगा, मे होगा, इनके साथ सभी के बी का प्रयोग होता है और V3 का प्रयोग किया जाता है। ये बात समझ लीजिए, ये वाक्य हमारा पैसिव वाक्य हो गया। हमारा पैसिव वॉइस का ये सेंटेंस हो गया। पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। उससे ठीक पहले इन मॉडल के साथ बी का प्रयोग होगा। ये स्ट्रक्चर रही हमारे पैसिव वॉइस के वाक्यों की, ये स्ट्रक्चर रही हमारे एक्टिव वॉइस के वाक्यों की। यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं। अब देखिए, नेक्स्ट हम आपको समझाना चाह रहे हैं किस प्रकार से ये मॉडल का और प्रयोग होता है, ये भी बात समझ लीजिए। एक दो एग्जाम्पल देते हैं पहले हम इसी प्रकार के वाक्यों के लिए। जैसे आई कुड रन फास्ट इन माई चाइल्डहुड, आई कुड रन फास्ट इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में तेज दौड़ सकता था। यहाँ पर कुड का प्रयोग हमारी पावर या क्या बता रही है, हमारे पावर को बता रही है, कैपेसिटी को बता रहा है, और ये पास्ट टेंस में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो पास्ट में कैन का गुड हो गया। इसी प्रकार में का पास्ट में माइट हो जाएगा, विल का गुड हो जाएगा, शैल का शुड, और मस्ट
मस्ट रहता है हमेशा। ये ought to के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग भी किया जाता है। इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? नरेशन में भी करते हैं। नरेशन क्या होता है? अब नेक्स्ट पॉइंट आया हमारा नरेशन। नरेशन का मतलब होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये आपने पढ़े होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाक्य। जब हम किसी वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, उसमें हम जो रूल के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब होती है, यदि पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में भी पास्ट वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम कैन को पुट करेंगे। जैसे हमने कहा he said I can do this work। He said I can do this work। अब हम इसका यदि इंडायरेक्ट बनाए तो हम कहेंगे he said that। I को he में चेंज कर देंगे, ये अलग नियम है। he could। अब यहाँ पर कैन का कोड हो गया, कैन का कोड हो गया क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में थी, इसलिए हमने कैन को कुड में बदला। he could do और दिस को दैट। ये निकटता प्रकट करने वाले को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में चेंज कर देते हैं, दैट वर्क। ये इस प्रकार से हमारा इसका इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। मैं कहने का मतलब ये है कि जब हम नरेशन बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, उसमें भी ये पास्ट फॉर्म का प्रयोग इनका इस प्रकार से यूज करते हैं। ये बात समझाने के लिए मैंने इनको यहाँ पर जिक्र किया। अब देखिए नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हो सकती है हमारी इस प्रकार से हो सकती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर को समझने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए। एक हमारी होती है हाइपोथेटिकल सेंस। हाइपोथेटिकल सेंस का मतलब क्या होता है कि जब हम पास्ट की बात करते हैं, पास्ट में इस प्रकार की सेंस होती है कि हम ऐसा कर सकते थे या ऐसा किया जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। जब हम इस प्रकार के सेंस को प्रयोग कर रहे हैं तो उस सेंस को हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल सेंस। पास्ट पॉसिबिलिटी जहां पर होती है दैट इज नॉट एक्सरसाइज और अचीव, वहां पर हम हाइपोथेटिकल सेंस कहते हैं। हाइपोथेटिकल सेंस के अंदर हम पास्ट में कोई कल्पना करते हैं। जैसे हमने कहा यदि उसने अप्लाई किया होता तो उसको जॉब मिल जाती। इसका मतलब क्या हुआ? ना तो उसने अप्लाई किया ना उसको जॉब मिली। यदि वो यहाँ पर आया होता तो मैं उसको ये चीज समझा सकता था। तो इस प्रकार से क्या है, ये हाइपोथेटिकल सेंस है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इनकी हमारी रचना कैसी होती है वो बात समझ लीजिए। हम इनमें परफेक्ट इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। इनके साथ हम जैसे हमने कहा कुड, वुड, मस्ट, ये कोई भी क्रिया हो सकती है। इनके बाद ये पास्ट में आएंगी, ये पास्ट वर्ब होंगी सारी हमारी। शुड हो सकता है, पास्ट फॉर्म की क्रियाएं क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये पास्ट में होंगे। और इनके बाद ये बात ध्यान क्या करना है, इनके बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे। इनके बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे और हैव के बाद फिर हम V3 का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से ये हमारे इसको हाइपोथेटिकल सेंस के जो वाक्य होते हैं उनको हम करने के लिए इनको हम इस प्रकार की रचना करते हैं। ये हमारे मॉडल की पास्ट फॉर्म होती हैं, इसके साथ हैव और V3 का प्रयोग किया जाता है। अब इसको समझने के लिए मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये समझिए। मैंने इसके दो एग्जांपल लिखे हैं। ये है पहला एग्जांपल है, यू कुड हैव गॉट द जॉब इफ यू हैड अप्लाइड इन टाइम। कि आपको जॉब मिल सकती थी, आप जॉब प्राप्त कर सकते थे यदि आपने समय से अप्लाई किया होता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये समय से अप्लाई नहीं किया, जॉब नहीं मिली। कर सकते थे, ऐसा काम किया जा सकता था लेकिन नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में हमने यहाँ पर कुड और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस रचना का प्रयोग किया। कुड के साथ में
हैव का प्रयोग किया और V3 का प्रयोग किया। ये वाक्य रचना इस तरह के वाक्यों में जहां पर हाइपोथेटिकल सेंस होती है वहां पर हम परफेक्ट इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। ये बात समझ में आई होगी आपके। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, यू शुड हैव टोल्ड मी दिस अर्लियर। तुम्हें ये मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। तो इस तरह के सेंस के जो वाक्य होते हैं उसमें हम शुड हैव, मस्ट हैव, वुड हैव, कुड हैव आदि के वाक्यों के साथ, आदि मॉडल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये कंसेप्ट समझ लीजिए अच्छी प्रकार से कि सामान्य कथन में, सामान्य वाक्यों के अंदर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो हाइपोथेटिकल सेंस के वाक्य होते हैं उसमें ये वाक्य जो है परफेक्ट इंफिनिटिव के साथ बनाए जाते हैं, जिनमें मॉडल के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये बात समझ में आई होगी आपके। ये ध्यान रखना है, हाइपोथेटिकल सेंस मैंने आपको समझा दिया है इस प्रकार की होती है कि पास्ट का जिक्र करते हैं इसमें और कोई चीज पूरी ना हुई हो, इस प्रकार की संभावना हो सकती है, एबिलिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार के पास्ट वाक्य होते हैं, इनमें हम इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको और बता रहा हूं कि कैन का प्रयोग, इनका हम प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब हमारी दो प्रकार की बातें होती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो हमारे फॉर्मल लैंग्वेज होती हैं उनको लिखने में, उनको बोलने में अलग होता है, इनफॉर्मल होती हैं उनको अलग होता है। कभी कभी हम कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म्स इनकी प्रयोग करते हैं निगेटिव सेंटेंस के लिए, वो मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन जो जब इनका चैप्टर आगे मैं अगली वीडियो में आपको पूरे क्लियर करके बताऊंगा। देखिए जैसे हमने कहा कैन, और इसमें नोट लगाना है तो हम कहेंगे कांट। ये एन के ऊपर एक सिंगल एपोस्ट्रोफी लगेगा और टी लगाया जाएगा, इसे बोलेंगे कांट। कैन नोट जब हम इकट्ठा लिखते हैं कभी भी हम कैन और नोट इस प्रकार नहीं लिखते। ये बात समझ लीजिए, लिखने में जब भी हम लिखते हैं कैन नोट को इस प्रकार से नहीं लिखते, ये हमारा गलत होता है। हम इसको, ये एक इकट्ठा शब्द है, ये इस प्रकार का वर्ड है कैन नॉट, जिसकी कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म्स होती है कांट, CANT। ये बात समझ लीजिए आप अच्छी प्रकार से। ये इस प्रकार की जो कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म्स हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये एक लंबा चैप्टर है। मैं इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आदि में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मैं समझता हूं कि जो अगला कॉन्सेप्ट है वो समझिए आप। इन वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव वाक्यों के रूप में भी, इन वर्ब को हम इंट्रोगेटिव के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जैसे अन्य ऑक्सिलरी का प्रयोग इंट्रोगेटिव वर्ब के रूप में होता है, इस प्रकार इनका प्रयोग भी होता है। जैसे कैन यू टेल मी द वे टू रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन, क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं? तो यहाँ पर कैन का प्रयोग ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में शुरू में सब्जेक्ट से प्रारंभ में लिखा गया। इसी प्रकार बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं। अन्य क्रियाओं को भी हम इसी प्रकार से ऑक्सिलरी के रूप में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में प्रश्न पूछने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। निगेशन में भी प्रयोग होता है इनका, इंट्रोगेशन में भी होता है, और सामान्य स्टेटमेंट में भी इनका प्रयोग होता है। ये बात समझ लीजिए। आज का चैप्टर केवल इतना ही, क्योंकि आज मुझे केवल कॉन्सेप्ट समझाने थे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप अलग अलग जो वर्ब हैं हमारी मॉडल ऑक्सिलरी, उनके बारे में जानेंगे। आप मॉडल ऑक्सिलरी को समझने के लिए सारी वीडियो ध्यान से देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आदि आदि। थैंक यू वेरी मच।